डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डैट सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये कहाँ पर होता है और इसके लिए कौन से वर्णक उत्तरदायी हैं, इन टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर होने वाली एकमात्र वह प्रक्रिया है जिस पर समस्त मनुष्य तथा समस्त जीवधारियों का जीवन निर्भर है। इस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे, शैवाल तथा हरित लवकधारी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बियरिंग क्लोरोफिल्स, अकार्बनिक अणुओं जैसे कि जल या हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ, जो कि कार्बनिक पदार्थ होता है, बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण ही एकमात्र ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ती है तथा सभी जीवित प्राणी श्वसन हेतु इसी ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में किन किन अकार्बनिक अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग का सहारा लेंगे। इसके लिए हम एक हाइड्रोफिटिक प्लांट यानी कि जल में पाया जाना पौधा हाइड्रिला का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम निम्न प्रयोग के अनुसार 4 ग्लास क, ख, ग और घ लेंगे। हाइड्रिला के 4 टहनियों को बराबर बराबर की लंबाई में ले करके प्रत्येक ग्लास में रखते हैं। ग्लास क में हाइड्रिला का पौधा रखते हैं और इसमें जल भरते हैं और इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। ग्लास जो ख है, इसमें भी हम एक हाइड्रिला का पौधा का टहनी लेते हैं, जल डालते हैं और साथ ही साथ इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3 को भी ऐड करते हैं। तीसरे ग्लास में भी हम एक हाइड्रिला का टहनी लेंगे और उसमें जल भी भरेंगे, परंतु इस ग्लास को एक काले कागज़ से इस प्रकार से ढक देंगे कि कहीं से भी प्रकाश इसके अंदर न पहुंचने पाए। और चौथे ग्लास घ में एक हाइड्रिला पौधा इसमें भी लेंगे, पर इसमें हम जल ऐड नहीं करेंगे और इस पूरे सिस्टम को हम आधे घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। आधे घंटे बाद लाने पर हमें ये दिखाई देगा कि ग्लास क में टहनियों के आसपास से बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। ख में भी बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, परंतु क के कंपैरिजन में ख में बुलबुले की संख्या ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। और ग ग्लास को जब हम खोलेंगे तो इसमें हमें बुलबुला उठता हुआ नहीं दिखाई देगा। और घ ग्लास में जो हाइड्रिला पौधा रखा हुआ है, ये पौधा आपको कुछ मुरझाया हुआ दिखाई देगा। तो ये जो क और ख ग्लास में रखे हुए हाइड्रिला की टहनियों से जो बुलबुले उठ रहे हैं, ये हैं ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। और ये जो ऑक्सीजन के बुलबुले जो उत्पन्न हुए हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रिला के पौधे ने जल में विलेय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न की है और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का उद्भव हुआ है।
ग्लास ख में बुलबुलों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को बाहर से ऐड किया हुआ था। जो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने घोला तो सोडियम बाइकार्बोनेट जल में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन हो गए, यानी कि क ग्लास के जल की अपेक्षा ख ग्लास के जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क ग्लास की अपेक्षा ख ग्लास में ज़्यादा हुई है। और चूँकि ग ग्लास एक काले कागज़ से ढका हुआ था और उसके अंदर कहीं से प्रकाश प्रवेश नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसमें हार्डिला के पौधे ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए इसमें बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ग्लास घ में चूँकि पानी नहीं था, सूर्य का प्रकाश भी था, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, फिर भी उसमें क्या है कि बुलबुले उत्पन्न नहीं हुए। इसका मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता है। तो इस प्रयोग से हमने ये जाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें प्रकृति के इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप पौधे कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में या शर्करा के रूप में, मुख्यतः ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन का निर्माण करते हैं और इसको अपनी पत्तियों में या अन्य इकट्ठा करने वाले जगहों में इसको संचित करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल अणुओं ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणुओं की सहायता से कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण किया है और साथ ही साथ 6 अणु ऑक्सीजन के उत्पन्न हुए हैं। ये ऑक्सीजन के अणु पौधों के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन कुछ हिस्सा पौधों के द्वारा श्वसन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और शेष जो मात्रा है वो वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जिसका समस्त जीवधारी अपने श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में जल का सूर्य के विकिरण ऊर्जा से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तथा ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शुगर यानी कि ग्लूकोज के रूप में होता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के अणु से आता है, पानी के अणु के ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के स्थल क्या है, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे के हरे भाग, मुख्यतः पत्तियां, कभी कभी हरे तने तथा पुष्प कलिकाओं के द्वारा भी होता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा तथा निचली त्वचा के बीच कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं, जिन्हें हम
पर्णमध्योतक, जिन्हें हम ये पर्णमध्योतक कोशिकाएं कहते हैं, इनमें क्या है, ये हरित लवक पाया जाता है। और ये हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण के वास्तविक एक्टिव सेंटर हैं, यानी कि कार्यशील केंद्र हैं। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक अंडाकार या गोलाकार रचना होती है, जो कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं की में 20 से 30 संख्या में पाए जाते हैं। और हरित लवक का आंतरिक भाग को हम दो स्पष्ट क्षेत्रों, ग्रैना मतलब कि ग्रैना और थैलेक्वाइड, नहीं सॉरी स्ट्रोमा, लेकिन हरित लवक के आंतरिक भाग को हम दो स्पष्ट क्षेत्रों ग्रैना एवं स्ट्रोमा में विभाजित कर सकते हैं। जो स्ट्रोमा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक मैट्रिक्स होता है, जिसमें इकाई कला यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन से, यानी कि एक लेयर वाली मेम्ब्रेन से निर्मित नलिका तंत्र स्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। ये थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे के समान, यानी कि स्टैक ऑफ कॉइन्स के रूप में व्यवस्थित होती हैं और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। ये क्या है, ग्रैनम बोलते हैं। और इन सभी ग्रैनमों को मिला करके इनको हम ग्रैना बोलते हैं। और विभिन्न ग्रैना कहीं कहीं पर स्ट्रोमा लैमली, ये क्या है, स्ट्रोमा लैमलीज हैं, यानी कि स्ट्रोमा पट्टिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। थैलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या आते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्णक, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होते हैं। और ग्रैना जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का मुख्य स्थल है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है, ये दो चरणों में होती है। लाइट डिपेंडेंट यानी कि वह चरण जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और दूसरा चरण होता है जिसके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। तो ये जो ग्रैनम होते हैं, ग्रैनम में जो थैलेक्वाइड्स होते हैं, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषणी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, ये क्या आता है, इसमें जो विभिन्न एंजाइम होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन से संबंधित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं की एक क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड में होता है, और दूसरी अभिक्रिया कहती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषणी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पौधों में प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा के अवशोषण के लिए पौधों में क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं या वर्णक होते हैं। इसीलिए इन वर्णकों को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषणी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स।
पादप जगत यानी कि किंगडम प्लांटी, जिसमें कि बैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्मिक प्लांट तक आते हैं, इनके मतलब कि प्लांट जगत यानी कि प्लांट जगत के पादप जगत के सदस्यों में पाए जाने वाले प्रमुख फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स, तीसरा है फाइकोबिलिन्स। अब हम चर्चा करते हैं क्लोरोफिल्स के बारे में। क्लोरोफिल को हम बोलते हैं पर्णहरित भी बोलते हैं, हिंदी में है। पर्णहरित जो होता है हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वर्णक है, यानी कि इम्पॉर्टेंट सबसे मतलब कि सारे पिगमेंट्स में क्लोरोफिल क्या होता है, सबसे प्रमुख होता है। पादप जगत में लगभग 7 प्रकार के क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसमें से जो क्लोरोफिल ए होता है, यानी जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, वह सार्वत्रिक वर्णक है, यानी कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, यानी कि ये सभी पौधों में पाया जाएगा, यानी कि जीवाणुओं को छोड़ करके जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्लोरोफिल अवश्य ही सब में पाया जाएगा। और क्लोरोफिल बी जो होता है ये सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है, जो सभी फोटोसिंथेटिक पौधों एवं ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं ये 7 तरह के होते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए जो प्रमुख है और ये यूनिवर्सल यानी कि पादप जगत के सभी पौधों में बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी क्या है, ये सहयोगी वर्णक की तरह कार्य करता है, जो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, यानी कि लगभग हर पौधे में क्लोरोफिल ए और बी अवश्य पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स सामान्यतः पादपों में यानी कि पौधों में क्लोरोफिल के साथ पाए जाने वाले वर्णक हैं। ये उन विकिरणों यानी कि प्रकाश की उन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करके ऊर्जा को क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं, जिनका अवशोषण स्वयं क्लोरोफिल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः ये सहायक वर्णक कहलाते हैं। पौधों में 2 प्रकार के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। पहला है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रकाश संश्लेषणी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाइकोबिलिन्स के बारे में। ये वर्णक जो होते हैं ये केवल लाल एवं नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि रोडोफायसी संघ के जो वो होते हैं एल्गी होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ही ये पाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स होता है ये लाल रंग के शैवाल यानी कि रोडोफायसी के फैमिली के एल्गीज में पाया जाता है। और ये जो फाइकोसाइनिन होता है ये नीले हरे शैवाल जो धान के खेतों में अक्सर देखे जाते हैं, यानी कि नीले हरे शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस में ये भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है,
प्रकाश संश्लेषण के स्थान क्या है, प्रकाश संश्लेषण के वर्णक क्या हैं, और एक प्रयोग के द्वारा हमने ये जाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आज की चर्चा में समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।